हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं अपना वन शॉट मान के चलो इसको। रिलेशंस एंड फंक्शंस, चैप्टर वन, पहला चैप्टर। 5 मार्क्स का अराउंड चैप्टर आता है आपका ये। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन भी एक दो पूछ सकता है इसमें से, एक 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर सीधा सीधा 5 मार्कर क्वेश्चन उठ के इससे आ जाएगा। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात क्या है, इससे हमको पता रहता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आना है, ये भी आपको पता रहेगा। और अभी तक जैसे पैटर्न देखा गया है, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर दो टॉपिक्स है हमारे, एक रिलेशंस और दूसरा है फंक्शंस। रिलेशन और फंक्शन दोनों एक दूसरे के और पार्ट में आ रहे हैं जहां तक देखा गया है अभी तक का पैटर्न। कुछ मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा। ठीक है, हो सकता है एक रिलेशन का ही क्वेश्चन आ जाए सिर्फ, हो सकता है एक फंक्शन का ही क्वेश्चन आ जाए आपके पास, या फिर रिलेशन फंक्शन दोनों ऑप्शन में आ जाए आपके पास, या फिर दोनों अलग अलग आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 1-2 मार्कर में आपसे रिलेशन या फंक्शन किसी का एमसीक्यू पूछ ले, और 3 मार्कर में आपका उसका क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ठीक है, तो एक्चुअली में है क्या ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे हम। ठीक है, और बहुत ध्यान से समझ के चलना है बेटा सारे बच्चों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशंस। रिलेशंस को स्टार्ट करने से पहले हमें जाना पड़ेगा क्लास 11th पे, जहां पे हमने सीखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। क्या सीखा था बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कैसे डिनोट करते हैं बेटा इसको हम? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स किस फॉर्म के आते हैं बेटा? एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के एलिमेंट्स रहते हैं उसके अंदर। किस फॉर्म के एलिमेंट्स रहते हैं बच्चे? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं, सच दैट पहला एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का है ये पहले सेट में से रहता है, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से रहता है आपका। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूंगा बेटा, तो बी क्रॉस ए का एलिमेंट कैसा होगा? ये भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का होगा, लेकिन उल्टा होगा। पहला वाला एलिमेंट बी से होगा, दूसरा वाला एलिमेंट आपका ए से आएगा। और ध्यान से देखो बेटा, ए क्रॉस बी जो है इट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ध्यान देना ऑर्डर्ड पेयर जो x कॉमा वाई होता है वो y कॉमा x के इक्वल नहीं होता, दे आर नॉट इक्वल। जब आप कार्टेशियन प्लेन में मान लो एक पॉइंट प्लॉट करते हो 1,2 और दूसरा पॉइंट लेते हैं लेट्स से 2,1, क्या दोनों सेम होते हैं? नहीं होते। वैसे ही ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं होते हैं, दैट इज व्हाई a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। अब हम बात करते हैं बेटा रिलेशंस की। रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस क्या होते हैं? अगर कोई भी एक रिलेशन होता है बेटा, वो हमेशा एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर डिफाइंड होता है। ठीक है, ए टू बी डिफाइंड होगा। एक रिलेशन आर जो है इट इज ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये बात आपको ध्यान देनी है। और ये जो ए टू बी पे डिफाइंड होता है ना, इट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो रिलेशन आर है आपका, इट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट का मतलब क्या होता है? रिलेशन आर के जो एलिमेंट्स आएंगे ना आपके, वो ए क्रॉस बी से आएंगे। कहां से आएंगे आपके एलिमेंट्स? ए क्रॉस बी से आपके एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। ये बात समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, जो एलिमेंट ऑफ आर है बेटा, दे विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ x कॉमा y ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आ रहे हैं आपके, तो इसी फॉर्म के आएंगे ना एलिमेंट्स, सच दैट x एंड y सेटिस्फाई सम स्पेसिफिक रिलेशन। ये x और y एलिमेंट है ना, ये एक स्पेसिफिक रिलेशन जो आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ये वो एलिमेंट्स होंगे। अब हम डोमेन ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसके ऊपर 1-1 मार्कर क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। द टॉपिक इज डोमेन ऑफ रिलेशंस। डोमेन ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं, तो जैसे आपके पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं रिलेशन के अंदर x कॉमा y, इस तरीके के, ठीक है, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आ गए ऐसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, उसके जो पहले एलिमेंट का सेट होगा, जो x एलिमेंट का सेट होगा आपका, उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ द रिलेशन। क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ द रिलेशन। यहां तक बात समझ पा रहे? ठीक है, तो हमने लिखा भी इस तरीके से ही यहाँ पे, डोमेन ऑफ आर जो होता है इट्स अ सेट ऑफ ऑल द ए, ये जितने भी एज हैं किसमें? जो ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहे हैं, उसमें जो सेट ऑफ ए बनेगा, जो पहले एलिमेंट्स का जो पूरा सेट बनेगा, उसको हम डोमेन कहते हैं। सिमिलरली रेंज ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन इज नोन एज रेंज ऑफ आर। मतलब जो ए कॉमा बी आपने लिया था ना, उसमें पहले एलिमेंट को सेट को, पहले एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहते थे? डोमेन।
और दूसरे एलिमेंट के सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज। और जो सेट बी है आपका, क्योंकि आपका रिलेशन ए टू बी डिफाइंड था, ए टू बी में जो सेट बी आपका आ रहा था उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। तो यहाँ पर तीन आपने टर्म्स को समझा, सबसे पहले है डोमेन, दूसरा है रेंज, और तीसरा है कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम, रिलेशन की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो रिलेशन में डोमेन क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर सीधा सीधा आपको रोस्टर फॉर्म मिल रही है किसी भी रिलेशन की, या फिर रोस्टर फॉर्म आप बना पा रहे हो किसी भी एक रिलेशन की। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सीधा एलिमेंट्स लिस्टेड है जिसके अंदर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आपको पता है कि ये एलिमेंट्स हैं आपके रिलेशंस में, ठीक है। तो उसके सेट ऑफ पहले एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर के होंगे उनको हम कहते हैं डोमेन। दूसरे सेट जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके दूसरे एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज। और जहां से दूसरे एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, जो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आ रहा होता है, वो कहां से आ रहा होता है आपका, सेट बी से। वो कहां से आ रहा होता है, सेट बी से। तो उस सेट बी को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो यहां पर एक बात ये कह सकते हैं, जो रेंज आती है ना बेटा आपकी रेंज, ये हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की, ठीक है। ये हमेशा कोडोमेन की सबसेट रहेगी। मेरी बात समझ आ रही है सबको बेटा अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेशंस में जो आपको ध्यान देना है। इस पे 1-1 मार्कर क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। सबसे पहली बात, लेट आर विद द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर एक ए टू बी रिलेशन है आर आपका फ्रॉम ए टू बी, अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाए, मतलब यहां पर दोनों अगर सेम हो जाए, तो आपको इस तरीके से भी लिख के दे सकता है, then instead of saying R is the relation from A to A, we say R is the relation in set A। क्या बोलते हैं हम इसको, R is the relation in set A, या फिर R is the relation on set A। अगर ऐसा आपको लिख के दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन A to A डिफाइंड है, मतलब इसकी डोमेन भी A है, पहला वाला सेट भी A है, और दूसरा वाला सेट जो कोडोमेन है वो भी A है आपका, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, 10 R on set A is a subset of Cartesian product A क्रॉस A। अगर A to B डिफाइंड था आपका रिलेशन, तो वो A क्रॉस B का सबसेट था, और अगर on A या फिर in A डिफाइंड है तो A क्रॉस A का सबसेट होगा। मतलब ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट दोनों किससे आ रहे हैं, आपके A सेट से आ रहे हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक लग रहा है, लेकिन ये थ्योरी जो है यूज होगी आपकी आपके क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। ये बात समझ आ रही है बेटा। इफ A, B belongs to R, then we say that A is related to B। क्या बोलते हैं बेटा हम, अगर A, B R में है तो हम ये कह सकते हैं कि A is related to B। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। By relation R, A is related to B by relation R and also written as this। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A R B, मतलब A और B रिलेटेड है कौन से रिलेशन से, R से। बात समझ आ रही है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये यूज भी होगा थोड़ा। और दूसरी बात क्या कह रहा है, इफ A, B does not belongs to R, then we say that A is not related to B with relation R and is written as A is not related to B। ऐसे लिखते हैं इस चीज को। यहां तक बात समझ आ गई। ये आपने क्लास 11th में इतना आपने अच्छे से पढ़ा था, तो इसको शॉर्ट रिकैप ले लिया हमने। अब इसके बाद बात करते हैं क्लास 12th के अंदर कौन सी चीज आपकी यूज होनी है। जो मेन क्वेश्चन 3-3 मार्कर क्वेश्चन जो आपके हैं वो आते हैं आपके इसके ऊपर, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 रिलेशंस ऐसे हैं जो आपको सिंपल ऊपर ऊपर से ध्यान रखने हैं। सबसे पहला आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है रिलेशन के अंदर जो ए और ए के साथ रिलेटेड हो, ठीक है। मतलब उस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, फाई है, एक एम्प्टी सेट है वो रिलेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। दूसरा आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता था याद करो, सारे एलिमेंट्स आ जाए। तो मतलब रिलेशन के अंदर अगर सारे ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स आ जाए तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, आइडेंटिटी रिलेशन में वो सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे ए सेट, मान लो रिलेशन आर जो है ए सेट पे डिफाइंड है, तो सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स रहेंगे, एक्स और वाई इक्वल होंगे जिसके अंदर, मतलब 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। यहां तक बात समझ आ रही है। अब मेन जो चीज है जो आपको समझनी है वो है नेक्स्ट 3 पॉइंट्स, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, और ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव. अ रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव if a comma a belongs to R for every a belonging to A. अगर आपका कोई भी a सेट A में है, कोई भी एलिमेंट अगर सेट A के अंदर है, कोई भी एलिमेंट अगर सेट A के अंदर है, तो वो आपका रिलेटेड. तो अब बेटा हमें क्या देखना है? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? अगर A कोई भी एलिमेंट सेट A में है, कैपिटल A सेट में अगर आपका कोई भी एक एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ रिलेशन में होना, आर में होना जरूरी है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं. कोई एक सेट है हमारे पास A 1 2 3 और हमें एक रिलेशन का एक रोस्टर फॉर्म दे दिया. क्या ये रिफ्लेक्सिव बनेगा? तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट सेट A में है. 1 2 3 1 2 एंड 3 आपका रिलेशन आपके सेट A में है, तो आपका 1 1 2 2 3 3 तीनों आपके R रिलेशन में होने चाहिए, है कि नहीं? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है. बाकी और जो भी है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है. आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. आइडेंटिटी में सिर्फ यही तीन हो सकते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव में इन तीनों के साथ और भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीन मैंडेटरी है. अगर इनमें से भी एक नहीं हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. बात समझ पा रहे हो? तो होना जरूरी है, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा. गॉट इट? अब दूसरा एक रिलेशन लेके देखते हैं इसी सेट ए के ऊपर. 1 1 2 2 2 3 3 2 ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्यों? क्योंकि 3 एक एलिमेंट आपका सेट ए में है जिसका ऑर्डर पेयर खुद के साथ इसके अंदर नहीं है. बात समझ आ रही है? क्लियर? अब सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं. सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन R on set A is called symmetric relation if A, B belongs to R. This implies B, A also belongs to R. मतलब अगर आपका A, B R में बिलोंग कर रहा है, तो B, A भी R में होना चाहिए. A, B अगर R में है, तो B, A भी R में होना चाहिए. ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. अगर A, B R में है, तो मैं चेक करूंगा B, A R में है कि नहीं. ठीक है, जैसे अगर 1 2 R में है, तब मैं चेक करूंगा कि 2 1 R में है कि नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखा जाए तो 2 3 R में नहीं है, तो मैं 3 2 चेक ही नहीं करूंगा. तो ये इसको हम कहते हैं कंडीशनल चीजें होती हैं आपकी. अगर ये कंडीशन है तब मैं चेक करूंगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 है, तो 2 1 है कि नहीं? यस है. अब और चेक करो, 1 3 है पर 3 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक नहीं है. ये सिमेट्रिक नहीं है आपका. बात समझ पा रहे हो? दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. यहां तक बात समझ आ रही है? ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना है रिलेशन के. अगर A, B R में है, तो B, A भी R में होना चाहिए. ये बात समझ पा रहे हो? पक्का? तो ये जो ऊपर रिलेशन था ये रिफ्लेक्सिव तो है, पर सिमेट्रिक नहीं आ रहा हमारे पास. ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है. अच्छा, ये सिमेट्रिक है क्या? देखो 1 1 2 2 चेक ही नहीं करूंगा. A और B अलग अलग होने चाहिए. यहाँ पे 2 3 है, तो 3 2 है कि नहीं? यस. और कोई एलिमेंट दिखाई दे रहा है क्या हमें? नहीं है. तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, पर सिमेट्रिक है. बट इट इज सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक है. अब ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से एक बात बता रहा हूँ ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में. जरूरी नहीं है अगर A, B है तो B, A चेक करूंगा मैं. अगर A, B नहीं है और वो कंडीशन, देखते हैं आगे क्या चीज है. और फिलहाल अभी ट्रांजिटिव की बात करते हैं. ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कह रहा है हमें? अ रिलेशन R on set is called transitive relation if दो कंडीशन है इसके ऊपर. A, B भी R में होना चाहिए एंड साथ साथ B, C भी R में होना चाहिए. मतलब जहां पे ये खत्म हो रहा है, ये जो सेकंड एलिमेंट है ना, वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होना चाहिए. अगर ये दोनों हैं, देन मैं चेक करूंगा कि A, C R में है कि नहीं. ठीक है, अगर ये दो कंडीशंस हैं तब मैं चेक करूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर देखते हैं, यहाँ पर देखो 1 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला ABC अलग अलग होने चाहिए. ध्यान देना, ABC अलग अलग होने चाहिए आपके. जैसे 1 2 है,
2 कॉमा ये भी रिपीट हो गया, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता। ध्यान दो 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 है, तो 1 कॉमा 1 तो ऑब्वियसली देखो आर में बैठा ही हुआ है, ठीक है। तो मैं 2 के साथ स्टार्ट होने वाला देखूंगा, कोई नहीं है। 1 कॉमा 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? है, पर ये सेम है, मुझे मतलब नहीं है इस चीज से, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं मिल रही है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही। तो मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन, क्योंकि पहले मैं कंडीशन देखूंगा ना कि है कि नहीं ये कंडीशन, तब चेक करूंगा इसके बारे में। अगर कोई ऐसी कंडीशन बन ही नहीं रही है तो मैं बोलूंगा इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि मैं इसको गलत प्रूव नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि गलत प्रूव करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एक एग्जांपल देना पड़ेगा ना इसके लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूं, इसके खिलाफ कोई भी मेरे पास सबूत नहीं है इसके ट्रांजिटिव ना होने का, तो ट्रांजिटिव है ना, ठीक है। बात समझ पा रहे हो किस तरीके से करना है? तो ये दोनों कंडीशनल रिलेशंस हैं, ये वाले। कंडीशनल का मतलब अगर ऐसा है तो फिर चेक करूंगा मैं। अगर ऐसा, सिमेट्रिक में क्या है कि अगर a, b है तो मैं b, a चेक करूंगा। गॉट इट? उसके बाद दूसरा क्या है ट्रांजिटिव में, अगर a, b एंड b, c दोनों है तब मैं a, c के लिए चेक करूंगा, तब मैं a, c के लिए चेक करूंगा वो रिलेशन R में है कि नहीं। मेरी बात समझ आ रही है सबको अच्छी तरीके से? तो ये है बात आपकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन की। और ध्यान देना, कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं इसको हम? इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखना बेटा, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ सेट कंसिस्टिंग m एलिमेंट्स। आपके पास टोटल कितने रिलेशंस हैं? जो एक सेट है आपका जिसके ऊपर रिलेशन आपका डिफाइंड है, ठीक है। रिलेशन आपका किसके ऊपर डिफाइंड है? एक सेट कोई दे रखा है, तो उसके ऊपर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बना सकते हो आप? अब रिलेशन ऑन सेट ए है, रिलेशन ऑन सेट ए है, तो ए टू ए डिफाइंड होगा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ठीक कर लेना सारे बच्चे, ये इसको ठीक कर लेना, ये आएगा 2 की पावर m स्क्वायर, 2 की पावर m स्क्वायर। कैसे आया बताता हूं आपको मैं, ध्यान दो। आपके पास ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं, तो a टू a में कितने एलिमेंट्स होंगे आपके पास? m इंटू m, m स्क्वायर, ठीक है। अब हमने पढ़ा था रिलेशन जो है, रिलेशन हमेशा क्या होता है? सबसेट होता है a क्रॉस a का। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट बन पाएंगे आपके a क्रॉस a के? 2 रेज़ टू द पावर m स्क्वायर, जितने भी एलिमेंट्स आपके a क्रॉस a में है, तो मैंने वो सारे एलिमेंट्स लिख दिए यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे आपके? नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे ऑन सेट ए आपके? 2 रेज़ टू द पावर m स्क्वायर। लेकिन अगर आपको a टू b बोल रहा है, किसमें बोल रहा है? a टू b, तो a टू b में मान लो a के अंदर m एलिमेंट्स है, b के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपके 2 रेज़ टू द पावर mn नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, क्योंकि उसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे? 2 रेज़ टू द पावर mn। ये बात समझ पा रहे हो? दूसरी चीज यहां पर ये भी पूछता है आपसे, नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने हैं इसके अंदर? क्या पूछेगा आपसे? नॉन एम्प्टी। तो नॉन एम्प्टी के लिए बस 1 माइनस कर देना नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है आपका जिसके अंदर आपके टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हो आप, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं एक सेट में? 3 एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर आपने एक रिलेशन डिफाइन किया, तो उस रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स कहां से आएंगे बेटा? ए टू ए से, ए टू ए। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा? 3 इंटू 3 9 हो गए, ठीक है। तो कितने रिलेशंस ऐसे पॉसिबल है हमारे पास? तो जितने सबसेट होंगे ए क्रॉस ए के, कितने सबसेट होंगे? 2 रेज़ टू द पावर 9। 2 रेज़ टू द पावर 9 टू 9 क्या होता है बेटा? 512। क्या होता है? 500। टोटल 512 रिलेशंस ऐसे पॉसिबल है आपके। मेरी बात समझ पा रहे हो? टोटल रिलेशंस कितने पॉसिबल है? 512। लेकिन अगर बोलते हैं नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने पॉसिबल है, तो 512 में से एक हटा दो, 511। कितने हो जाएंगे? क्योंकि एक सबसेट तो एम्प्टी एम्प्टी होता है ना, एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो वो वाला पार्ट आप हटा दे दो इसके अंदर। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है, ये सीधा सीधा आपको बेटा याद करना है ये वाली चीज। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं आपके? m एलिमेंट इन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट विद m एलिमेंट्स इज 2 रेज़ टू द पावर m into m minus 1। ऊपर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होते हैं? तो 2 रेज़ टू द पावर n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करना है आपके। और साथ में नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों अगर चाहिए आपको, तो वो कितने होंगे? 2 रेज़ टू द पावर m into m minus 1 by 2, m into m minus 1 by 2।
एक लास्ट और चीज है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है हम क्वेश्चन में देखेंगे सीधा, ठीक है, कैसे निकाली जाती है, क्या क्या चीज होती है, ठीक है। यहां तक बात सबको समझ आ रही है? तो ये रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट है, ये रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट है। इसको क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है रिलेशन में। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन रिलेशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें बेटा? If R is the relation defined on set of natural numbers, ये जो n है this represents set of natural numbers, और relation कैसे defined है? कुछ इस तरीके से x, y such that x और y n से, it's obvious n से ही आएंगे आपके, और 2x plus y, ये लिखा बेटा 2x plus y is equal to 24। ठीक है, मुझे सबसे पहले डोमेन एंड रेंज बतानी है r की, और उसके बाद फाइंड वेदर, ऑल्सो फाइंड वेदर द r is equivalence relation or not। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हम ऑर्डर्ड पेयर, ये जो आपका रिलेशन है इसकी रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं, इसकी रोस्टर फॉर्म आप डायरेक्टली बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर n, यहाँ पे x और y कहाँ से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से। तो r रिलेशन क्या होगा? सबसे पहले आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1। अगर आपने इस रिलेशन में x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 24 माइनस 2 दैट इज 22। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1,22 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? ऐसे करके और भी वैल्यूज निकाल लेते हैं। 2, क्या आएगी बेटा वैल्यू? 20, 3, 18। यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ाओगे, यहाँ पर दो वैल्यू कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। 4, 16। सेम तरीके से 5, 6, 7, 8, 6, 9, 10, 4, 11, 2 और 12 लेते ही क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। तो 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो 12, 0 यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म है इस रिलेशन का। यहाँ तक कोई डाउट? रोस्टर फॉर्म समझ आ रही है? अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहा है आपसे बेटा? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। क्या पूछ रहा है? डोमेन एंड रेंज। अब आपके पास अगर रोस्टर फॉर्म गिवन है तो डोमेन ऑफ आर क्या होगी बेटा? The set of first elements in the ordered pair, 1, 2, 3 till 11। रेंज ऑफ आर क्या आएगी बेटा इसके अंदर? The set of second elements 22, 20, 18। तो सीधा करके लिख देते हैं इसको 2, 4, 6, 8 till, ये आपकी डोमेन और रेंज हो गई। यहां तक कोई डाउट? हाँ जी बेटा, क्लियर है? अगर रोस्टर फॉर्म बन पा रही है किसी भी रिलेशन की तो आपको पूरी लिखनी पड़ेगी। क्या ये कौन सा फॉर्मूला? तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है लिस्टेड एलिमेंट सारे। इसमें आप लिख पा रहे हो, इस वजह से आप लिख रहे हो इस चीज के अंदर। और डोमेन और रेंज पूछी है आपसे तो ऑब्वियस सी बात है लिख पा रहे होगे, तभी डोमेन और रेंज पूछी है एक सिंपल से फंक्शन की आपसे, ठीक है। ध्यान देना, जब x नेचुरल नंबर में होता है ना बच्चे, x जब भी नेचुरल नंबर में होगा और आपको इस तरीके का एक इक्वेशन दे रखी होगी तो डेफिनेटली आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिख पाओगे, ठीक है। तो यहां तक समझ आ रही बात? अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट के ऊपर, इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिविटी की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक बात ध्यान देना, जब रोस्टर फॉर्म मिल गई है ना, मुझे रोस्टर फॉर्म मिल गई है तो मैं देखते ही बताऊंगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। पहली चीज, कभी भी चीज, किसी चीज को गलत प्रूव करना है ना तो उसके खिलाफ एक एग्जांपल दे दो, उसके खिलाफ आपने सिर्फ सिंगल एग्जांपल देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं आपकी सारी वैल्यूज, तो आपका 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सब होने चाहिए इसके अंदर। तो एक एग्जांपल दे दो बस रिफ्लेक्सिव के लिए। सिंस 1 belongs to n but 1, 1 does not belongs to r, therefore r is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? सिमेट्रिक की बात करते हैं।
सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर a कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। अब कोई भी उठा लो, जैसे 1 कॉमा 22 तो आर में है, बट 22 कॉमा 1 है क्या इसके अंदर? नहीं है ना, तो ये लिख दो आप सीधा, सिंस 1 कॉमा 22 it belongs to R but 22 comma 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric, R symmetric नहीं है। and the last one is transitive, ट्रांजिटिव के लिए दो वैल्यू उठानी पड़ेगी मुझे, तो देखो कोई दो वैल्यूज है क्या ऐसी? क्यों नहीं बन पाएगा, करके देखो ना, कोशिश तो करो। 10,4 है, 4,16 है, बट 10,16 नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ सिंस 10,4 and 4,16 it belongs to R, but 10,16 does not belongs to R, therefore R is not transitive। ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। यहां तक बात बेटा सबको समझ आ रही है अच्छे से? गुड। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं मैं यहाँ पे कि मुझे एक ऐसा एग्जांपल दो, एक ऐसा रिलेशन बताओ जो सबसे छोटा हो, जो सबसे छोटा हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी, इक्विवेलेंस होना चाहिए। सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा? अगर मान लो आपके पास एक एलिमेंट है, आपके पास पूरा एक सेट है 1 2 3, इसके ऊपर सबसे छोटा रिलेशन कौन सा बन सकता है? सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन 1,1 2,2, इसके अलावा और कोई एलिमेंट अगर नहीं डालते आप तो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि बाकी दोनों जो होते हैं वो कंडीशनल रिलेशंस होते हैं। कंडीशनल मतलब अगर a कॉमा b हुआ तो b कॉमा a होना चाहिए, अगर a कॉमा b नहीं है यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है ट्रांजिटिव। हाँ जी, since there is no case of a comma b belonging to set R, that's why यहाँ पे मैं क्या कह के चलूंगा कि it is a symmetric relation, and same तरीके से there is no case for a comma b and b comma c belonging to R, that's why this is a transitive relation। ये एक transitive relation है आपका, बात समझ आ रही है? ठीक है। सो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? इसको नाम दे सकते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? यही तो होता है आपका, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज द सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें डिविजिबिलिटी बोलता है आपको। क्या कहता है वो आपको? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं देखते हैं हम। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी का कैसे क्वेश्चन कह सकते हैं इसको? एक आपको ए सेट दे रखा है जो कुछ इस तरीके से, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर वो सारे इंटीजर्स हैं जो 0 से 12 के बीच में होते हैं। तो कौन कौन से होंगे बेटा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, सारे के सारे इस सेट के अंदर है। हमें रिलेशन कह रखा है यहाँ पे, शो दैट दिस रिलेशन डिफाइंड बाय, रिलेशन कैसे डिफाइंड है? R is equal to a comma b such that mod of a minus b is divisible by 4। डिविजिबिलिटी, ठीक है, इसको हम डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस कहते हैं। इट इज डिविजिबल बाय 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में करके डाल देना, तो ये क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। बताओ, पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो सबसे पहले हमारी जो एक एटिकेट्स कहते हैं कि सबसे पहले रिलेशन को लिखो। रिलेशन क्या है हमारे पास? such that mod of a minus b is divisible by 2। ध्यान देना 4, सॉरी इट्स 4। यहाँ पे देखो 4 की जगह 2 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, व्हाटएवर इट बी, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से होंगे क्वेश्चन। यहाँ पे भी 4 दे रखा है इसलिए 4 लेके चलते हैं, ठीक है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए इस सेट का कोई लेना देना नहीं,
इस सेट से हमें कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये सेट सिर्फ दे रखा है आपको किसके लिए, इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए। क्या किस लिए दे रखा है आपको, ये इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया जाता है। अब जो मैं आपको लिखने का पैटर्न बता रहा हूँ ना बेटा, तो आपको लिखना इसी तरीके से इस क्वेश्चन को, ठीक है। और डिविजिबिलिटी के जो भी क्वेश्चंस है या फिर आगे भी जो क्वेश्चंस करेंगे ना हम अभी रिलेशन के, वो सारे के सारे ऐसे लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर किसी चीज को सही प्रूव करना है ना, तो उसको एक जनरल प्रूफ देना पड़ता है आपको। क्या देना पड़ता है, एक जनरल प्रूफ देना पड़ता है। देखते हैं कैसे लिखेंगे अभी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव कैसे लिखा जाता है, रिफ्लेक्सिव कैसे लिखते हैं हम, ध्यान देना। इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव देन, तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, देन फॉर ए बिलोंगिंग टू ए इंप्लाइज ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर, ऐसा होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन तो यही कहती है ना बेटा। अच्छा, ए कॉमा ए अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए माइनस ए। क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए माइनस ए। ए माइनस ए का मॉड क्या होता है बेटा, 0, विच इज डिविजिबल बाय 4। इज डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए आपका, इज डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। अब आपने क्या किया है, पहले स्टेटमेंट लिखी, फिर स्टेटमेंट को इस रिलेशन से कनेक्ट किया। स्टेटमेंट को क्या किया, इस रिलेशन से कनेक्ट। अब इसकी वैलिडिटी चेक करो, क्या ये ऑथेंटिक है भी कि नहीं। क्या 0 डिविजिबल बाय 4 होता है क्या, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, 0 is divisible by every number, so which is true, which is true, therefore R is reflexive। अरे बेटा 0 सबकी टेबल में आता है ना, 4 0 0 होता है ना, तो 0 is divisible by 4 and 0 is divisible by every number। पहले तो आपके सामने ये हो गया। और एक जुगाड़ू आपको तरीका बता रहा हूँ। अरे बच्चों ध्यान दो, इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए कह रहा है ना आपको, तो होगा ना। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए कह रहा है तो मतलब होगा ना, वो रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए। बात समझ रहे हो, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव का लिखने का तरीका समझ आया। पहले आपने लिखी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से आपने रिलेशन को कनेक्ट किया, ठीक है, फिर उसकी वैलिडिटी चेक कर ली। गॉट इट, ये रिफ्लेक्सिव का लिखने का तरीका है। अब आते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। सिमेट्रिक क्या कहता है कि लेट a कॉमा b इट बिलोंग्स टू r। a कॉमा b r में ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है। अगर ये r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 4। ये होगा, अगर a कॉमा b अगर r में है, इसका मतलब ये डिविजिबल है ना, तभी तो है। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 4m। अगर कोई 4 से डिविजिबल है तो ऐसा लिखा जा सकता है ना नंबर। जैसे मान लो नंबर 12 4 से डिविजिबल है, तो आप उसको 4 into 3 लिख सकते हो ना। अगर नंबर 100 है, 4 से डिविजिबल है, तो उसको 4 into 25 लिख सकते हो ना आप। तो 4 into m नंबर लिखा जा सकता है ना इस चीज को। अब मुझे क्या निकालना है कि b कॉमा a भी r में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसको स्विच करना है। अब ऐसे तो स्विच नहीं कर सकता ना मैं, तो मुझे ऑथेंटिक रीजन देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मॉड्यूलस हटाऊंगा यहाँ से। मॉड्यूलस हटाओ, क्या आएगा बेटा, तो जैसे ही मॉड हटता है तो प्लस माइनस का साइन लग जाता है बेटा दूसरी साइड। अब मुझे क्या करना है, इसको इधर लेके आना है, इसको उधर लेके जाना है, तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। b माइनस ए, तो उधर भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। ऐसे लिख सकता हूं। अब दोबारा मॉड लगा दो, तो यहाँ पर भी 4m आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि b कॉमा a भी r में बिलोंग कर रहा है, b कॉमा इज आल्सो बिलोंगिंग टू r, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक आल्सो। r मेरा सिमेट्रिक भी हो गया बेटा। अब लास्ट बात करें ट्रांजिटिव की। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव समझ आया, सिमेट्रिक समझ आया। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, दो ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी r में होते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी r में आपके होते हैं। तो लेट्स से ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे हम, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c आल्सो बिलोंग्स टू r। तो a कॉमा b अगर r में बिलोंग करे, इसका मतलब क्या है, क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं बेटा, दिस इज इक्वल टू 4m एंड
मॉड ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू 4n, ये लिखा जा सकता है। अब पहले मॉड हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि a माइनस सी चाहिए ना और इन्हीं से चाहिए, तो मॉड हटाओ पहले। मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, एंड b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n, 1 2, अब 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, तो कैन वी से दैट यहाँ पे माइन b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा क्या आपके पास, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n, b से b कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास, इसमें से प्लस माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, ये m प्लस n बच जाएगा आपके पास। अब दोबारा मॉड लगा दो, मॉड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या कहा जा सकता है यहाँ पे कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, divisible by 4, therefore r is transitive also, hence r is an equivalence relation, r is an equivalence relation, ठीक है। अगर r हमारा equivalence relation आ गया है, r अगर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया बेटा आपका, अब हमें क्या निकालना था लास्ट में, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में ऑलरेडी दे रखा है इसका, बात करते हैं, रुक जा बच्चे सुन तो ले, मुझे भी बोलने दे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 कैसे निकालते हैं, ध्यान दो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 के लिए इसके रिलेशन के पास जाओ, इसका रिलेशन क्या कह रहा था मुझे, मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, यही था, तो मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी 4m आएगा आपका, मतलब 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो मुझे वो सारी b की वैल्यू चाहिए सच दैट 2, b बिलोंग्स टू r, मतलब मुझे चाहिए कि अगर मैं a की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो b की कौन कौन सी वैल्यू होगी, b की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो 2 के साथ इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, मॉड ऑफ 2 माइनस बी, ये आपका 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अब कहां से देखेंगे इसको, जो हमें ए सेट दे रखा था ना, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट थे, 0 से लेकर 12 तक, अब सारे एलिमेंट्स उठा के इसमें पुट करना स्टार्ट करो, देखो कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसके अंदर। पहले 0 पुट करो, क्या आएगा 2, क्या 2 डिविजिबल होता है 4 से, नहीं होता, फिर उसके बाद 1 पुट करो, नहीं आएगा, 2 पुट करेंगे तो यस 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, 2, जो इस जगह पे इसको सेटिस्फाई कर रहा हूं, ठीक है। फिर 3 पुट किया, नहीं आएगा, 1 आ जाएगा, 4 पुट किया, 2 आएगा, नहीं आएगा, ये 5 पुट किया, नहीं आएगा, फिर 6 आएगा आपका, क्योंकि 2 माइनस 6 आपका 4 का मल्टीपल आ जाएगा, मॉड है ना, तो माइनस को इग्नोर भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद 6 के बाद क्या आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 10 माइनस 2 आपका 4 का मल्टीपल हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 11 नहीं, 12 नहीं, इससे आगे मैं जा नहीं सकता। तो ये सारे आपके इक्विवेलेंस क्लास है, ये एक छोटा सा सेट है जो 2 के साथ जितने भी रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उसके सेट को हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं, सीधा सीधा, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, इसकी जगह पे ये भी पूछ सकता था, राइट द एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू 2, राइट द एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू 2, बात सेम ही पूछ रहा है, बात आपसे वो सेम ही पूछ रहा है, वो इक्विवेलेंस क्लास की ही बात कर रहा है, राइट द एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू 2, इसका मतलब भी यही है कि मुझे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बतानी है। यहां तक बात समझ पा रहे हो। सो इस तरीके के बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में है, ठीक है, डिविजिबिलिटी के, रादर इट बी क्वेश्चन नंबर 49, ये भी बिल्कुल सेम है, 48 47 अभी हमने कर लिया है पेज नंबर 5 पे बेटा। इसके बाद आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 27 अभी हमने किया है, 26 25
ये सारे रिलेशंस के सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है। अब जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर है बेटा 35 के बाद 42 एंड 44। 35, 42, 44, इनको वेरी 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 जितने वेरी लगा के इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो ना, मार्क कर लो। इनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके इनके आने के। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है कह रहा है। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा भी गया है, और एज इट इज ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। सीबीएसई सैंपल पेपर उठाओगे, उसके अंदर और पार्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, अभी आपको बताता हूं मैं। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Let n be the set of all the natural numbers, okay, and r be the relation defined on n cross n। सबसे मेन चीज ये है, अभी तक रिलेशन किस पे डिफाइंड होता था बेटा, एक सिंगल सेट के ऊपर, ए सेट के ऊपर। अब यहाँ पर रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, n क्रॉस n। मतलब यहाँ पर जो आपका ए सेट है ना, वो है n क्रॉस n, ठीक है। अब हम कैसे लिख देते हैं बेटा, पहले a इज रिलेटेड टू b, क्योंकि एक सिंगल सिंगल एलिमेंट आते थे हमारे पास पहले, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट जो आएगा ना, एलिमेंट ही खुद ऑर्डर्ड पेयर का होगा। एलिमेंट ही खुद किस कैसा होगा बेटा, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का होगा आपका एलिमेंट। ये बात समझ पा रहे हो। तो देखो लिखा भी इसने ऐसे भी है, ऐसे ही है रिलेशन। ध्यान दो, यहाँ पर a इज रिलेटेड टू b नहीं बोला इसने, इसने क्या कहा है आपको, a कॉमा b, ये पूरा एक एलिमेंट है बेटा, इज रिलेटेड टू c कॉमा d, ये एक पूरा एलिमेंट है हमारे पास। इसमें a और b अपने आप में कुछ नहीं है, ये पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है इसका। गॉट इट। ये कैसे रिलेटेड है कि इनके एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, ऐसे कह रहे हैं ना, a इंटू डी और बीच वाले का सम इज इक्वल टू, देखो रिलेशन तो कुछ भी बना के दे सकता है आपको, वो आपको पहचानना है पैटर्न क्या है आपका, ठीक है। इज इक्वल टू b इंटू सी टाइम्स a प्लस डी, बी सी टाइम्स a प्लस डी, ये आपको रिलेशन गिवन है। अच्छा देखो, इसमें तीन केसेस आ सकते हैं, सब कुछ सेम देगा, या तो ऐसे दे देगा, या तो सीधा सीधा आपको a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी दे देगा, या फिर ad इज इक्वल टू bc दे देगा। तीनों में से कोई एक दे देगा आपको, ठीक है। आप जब अपने सीबीएसई सैंपल पेपर में देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ad इज इक्वल टू bc वाला, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना है, सीबीएसई इशारा दे रही है आपको इस क्वेश्चन के लिए। गॉट इट। अब कैसे करेंगे, ध्यान दो इस चीज को। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, मैं तीनों के रिफ्लेक्सिव एक साथ बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बस कंडीशन चेंज करेगा, ये रिलेशन चेंज करेगा, बाकी सब कुछ सेम देगा आपको ये, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहली चीज, इफ r इज रिफ्लेक्सिव, क्या लिखेंगे हम बेटा, इफ r इज रिफ्लेक्सिव देन फॉर, अब एक एलिमेंट लेते थे, अब यहाँ पे एलिमेंट किस फॉर्म का है, ऑर्डर्ड पेयर खुद ही है, एक एलिमेंट है आपका। फॉर a कॉमा b बिलोंगिंग टू a, आपने ऑलरेडी a को डिफाइन कर दिया, वो क्या है आपके पास, n क्रॉस n, इंप्लाइज एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए ना। a कॉमा a बिलोंग्स टू r कहते थे हम, a कॉमा a बिलोंग्स टू r कहते थे, और उसको हम लिख ऐसे भी तो सकते हैं, ये एक एलिमेंट समझ के चलो कि a इज रिलेटेड टू a, ये डेफिनेशन है आपकी। यहां तक बात समझ आ रही है। अब इसका मतलब क्या, अब इसको हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे अपने रिलेशन के साथ। रिलेशन के साथ रिलेट करो तो होगा क्या, a इंटू बी टाइम्स b प्लस a इज इक्वल टू b इंटू a टाइम्स a प्लस b, ये होना चाहिए ट्रू, ठीक है। अब आप देख के बोलोगे तो ऑब्वियस है, ए बी बी ए, बी प्लस ए प्लस बी, बात तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको ऑथेंटिक एक रीजन तो देना पड़ेगा ना आपको। तो रीजन क्या दोगे आप, सिंस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव, किसमें, इन, यहां पे कौन से सेट यूज कर रहे हो आप, n, इन नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, r इज, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई ना बेटा, स्टेटमेंट की ट्रू होने की हमने यहां पे स्टेटमेंट दे दी,
एक वैलिड प्रूफ दे दिया हमने इस चीज का कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। रिफ्लेक्सिव समझ आ गया बेटा अच्छे तरीके से। अब सिमेट्रिक की बात करें, अच्छा ध्यान दो, इसको भी रिफ्लेक्सिव कर सकते थे, a plus d is equal to b plus c। अब यहाँ पे क्या होता है, a comma b is related to a comma b, तो क्या आता है आपका a plus b is equal to b plus a। तो सिर्फ यहाँ पे एडिशन लिखते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखते। सिंस एडिशन इज कम्यूटेटिव इन n, therefore r is reflexive। और लास्ट वाले में क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या आता है ab is equal to b आता, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिंस मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन n, therefore r is। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो सबसे हार्ड वाला मैं आपको करवा रहा हूं, ये वाले आसान तरीके से हो जाएंगे, बिल्कुल सेम तरीके से, सेम बेसिस पे। ठीक है, बेटा ये एक सिंगल एलिमेंट है, इसको a मान के चल, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स ही n क्रॉस n से आ रहे हैं बेटा। पहले एलिमेंट एक सिंगल सेट से आते थे, सिंगल एलिमेंट्स होते थे इस तरीके के। अब यहाँ पे एलिमेंट ही खुद ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, तो इसको एक एलिमेंट मान। ठीक है, तो एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं बेटा। सिमेट्रिक के लिए क्या कहते थे हम बेटा, लेट a comma b is related to c comma d। a comma b is, ये हम लेके चलेंगे कि a comma b is related to c comma d। अच्छा, ये अगर रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है कि ad टाइम्स b plus c is equal to bc टाइम्स a plus d होना चाहिए ये चीज। ये बात समझ पा रहे हो, ये ऑलरेडी है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, प्रूफ भी लिख देता हूँ कि मुझे प्रूफ एक्चुअली में करना क्या है। तो प्रूफ क्या करना है मुझे कि c कॉमा d इज रिलेटेड टू a कॉमा b, ये चीज प्रूफ करनी है ना। दैट इज, इसका मतलब क्या, प्रूफ क्या करना है मुझे कि c into b टाइम्स d plus a, दिस इज इक्वल टू d into a टाइम्स c plus b। ये चीज प्रूफ करनी है ना मुझे, प्रूफ तो यही करना है। अब ध्यान दो 1 पे और 2 पे, 1 और 2 पे अगर ध्यान दिया जाए बेटा, दोनों सेम ही चीज तो है, AD DA, B plus C, C plus B, BC, CB, A plus D, D plus A, same statement। Since addition and multiplication is commutative in n, यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख दोगे आप, since addition and multiplication is commutative in n, therefore from 1 and 2, from 1 and 2 R is symmetric, R आपका सिमेट्रिक हो गया। बात समझ आ रही है? ये दोनों भी हो जाएंगे सिमेट्रिक, ये दोनों भी सिमेट्रिक चल जाएंगे ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, ये दोनों भी सिमेट्रिक बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएंगे। वहां पर सीधा सीधा a plus d is equal to b plus c आ जाएगा, उसका बस एडिशन का कम्यूटेटिव लेंगे और इसमें मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लेंगे बस। गॉट इट? एक लास्ट है ट्रांजिटिव, इसका ट्रांजिटिव थोड़ा सा घुमा फिरा है, बाकियों का आसान है। ठीक है, तो ध्यान देना है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक अच्छे से क्लियर है? ठीक है, अब ट्रांजिटिव बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। आप लोगों के जितने भी प्री बोर्ड्स हुए होंगे, जितने भी आपके पास मिड टर्म में एग्जाम हुए होंगे, उनमें कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन आपको मिला होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके सामने आया होगा बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा ट्रांजिटिविटी की इसकी। इस क्वेश्चन के बाद आपका रिलेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रिलेशन टॉपिक इसी में से आता है आपका, आप जितने भी पेपर्स उठा लो, जितना भी कुछ उठा लो, सब कुछ घूम फिर के इसमें से ही आना है आपका। ठीक है, तो ध्यान देना है इसके ट्रांजिटिविटी के ऊपर। ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे हम? ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है बेटा कि लेट a b is related to c d एंड जो सेकंड एलिमेंट है वो इसका दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट बन जाता है, सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। अच्छा, अगर ये रिलेटेड है इसका मतलब क्या है कि ए डी टाइम्स बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी टाइम्स ए प्लस डी, एंड यहां पे क्या आएगा बेटा, सी एफ टाइम्स डी प्लस ई इज इक्वल टू डी ई टाइम्स सी प्लस एफ। यही तो रिलेशन कह रहा है आपको। ठीक है, अब इसको ध्यान देना, इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। मैं क्या करूंगा इसको, मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या कि ए बी इज रिलेटेड टू
ई एफ। एडी को इसके नीचे ले जाओ, बीसी को इसके नीचे ले जाओ, एडी और बीसी को इंटरचेंज कर दो बेटा। पूरे साल तुमने पावर बूस्टर किया। चलो ध्यान देते हैं अब क्या आएगा हमारे पास ये। तो हमने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी बी प्लस सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन ए डी। अब क्या करो, इसको स्प्लिट कर लो। बी अपॉन बी सी क्या होगा आपके पास बेटा, सी अपॉन बी सी क्या होगा, सेम तरीके से। यहां तक बात क्लियर है? यहां पर भी ये चीज कर लो, डी प्लस ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। अलग अलग किया तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ई, 1 अपॉन डी, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन सी। क्लियर है? तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दो। एडिंग 1 and 2 तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी। एलएचएस जो है एलएचएस से ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू आरएचएस में आरएचएस ऐड कर दो, प्लस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। क्या देख रहे हो बेटा यहाँ पे, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। क्या बच गया बेटा मेरे पास, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ। एलसीएम ले लेते हैं दोबारा, अब बैक चलते हैं। ये बी प्लस ई आ जाएगा, आना ई प्लस बी चाहिए, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। ए एफ एफ प्लस ए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ए एफ टाइम्स बी प्लस ई इज इक्वल टू बी ई टाइम्स एफ प्लस ए। यही चीज है। अच्छा आपको प्रूव क्या करना था कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, करके देख लो, यही आएगा। देखो ए ई ए एफ बी प्लस ई इक्वल्स टू बी ई ए प्लस एफ। ठीक है, हो गया। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कुछ सोच रहे होगे सर बाकी के जो दो रिलेशन थे अगर वो दिए होते तो उसको ऐसे ही सॉल्व करते क्या, उनको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला क्या था आपके पास, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। एक और आता है आपके पास, वो क्या होता है आपके पास, c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी। ये आता है आपके पास, c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी। दोनों को ऐड कर दो बस, सिंपल। दोनों को a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, b प्लस सी प्लस डी प्लस सी, बिल्कुल सेम तरीके से कट जाते हैं, आ जाता। दूसरा क्या था हमारे पास, AD इज इक्वल टू BC, एंड दूसरा क्या होता बेटा हमारे पास, CF इज इक्वल टू DE। ये होता, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ADCF BCDE कट जाएंगे आपके, जो चाहिए था वो आ जाएगा। मुश्किल ये वाला है, ठीक है, इसने आपके सामने कर दिया, वो आसान लगेगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक रिलेशंस। रिलेशंस के क्वेश्चन घूम फिर के इसी में से आ रहे हैं। आप लोग चाहे अपने जितने भी प्री बोर्ड्स के पेपर उठाने उठा लो, जितने भी आपको सैंपल पेपर्स उठाने उठा लो, सारे ऐसे के ऐसे ही दिखाई देंगे आपको, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक तो बेटा कंप्लीट होता है रिलेशन का, लेकिन हमें इसके क्वेश्चन जरूर देखने हैं बेटा, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं जो रिलेशन अलग अलग तरीके से दे सकता है बेटा। आपको ध्यान देना, रिलेशन आपके अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो जैसे आप देखो एक बारी क्वेश्चन नंबर 14 जो आपकी अरिहंत की बुक का है, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देखते हैं क्या है, क्या रहा है हमें क्वेश्चन। 1 मार्कर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है कि ए आपको दे रखा है 1 2 3 4, ओके। और आगे क्या कह रहा है कि रिलेशन जो है ए क्रॉस ए पे डिफाइंड है। ए क्रॉस ए पे डिफाइंड होने का मतलब समझ गए, एलिमेंट खुद ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का इसका मतलब ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इंप्लाइज, अभी क्वेश्चन किया है बनने वाले, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस, ये हमारा रिलेशन है। आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3, इसकी इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है बेटा आपसे, ये 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है, मुझे 1 3 के साथ रिलेटेड एलिमेंट सारे बताने हैं कि 1 और 3 के साथ कौन कौन से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। बात समझ पा रहे हो? तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दें यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, 1 3 के साथ वो सारे C D बताने हैं
जो इसके साथ रिलेटेड है पुट करो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस डी इज इक्वल टू 3 प्लस सी। मुझे वो सारे सी डी की वैल्यू बतानी है जो ऐसे होंगे, या फिर डी माइनस सी इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। डी माइनस सी क्या होना चाहिए आपका? 2 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना पहला एलिमेंट बाद में है, बाद वाला एलिमेंट पहले है। तो आप अगर आप सी को 1 पुट करो बेटा, सी को 1 पुट करो, तो डी को क्या पुट करना पड़ेगा बेटा आपको? 3, तभी तो 2 आएगा बेटा। सी को 1 पुट करोगे तो डी को 3 पुट करोगे तभी तो 2 आएगा। मैं इसमें से देख रहा हूँ, यहां से देखो बेटा, ठीक है, क्योंकि डी और सी दोनों ही यहीं से आएंगे। ठीक है, अगर मैंने सी को 2 पुट कर दिया तो डी क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए बेटा, छोटा तो हो नहीं सकता। ठीक है, और कोई हो सकता है क्या बेटा? 3 नहीं कर सकते? अच्छा 4 कर सकते हैं क्या? 4 नहीं कर, कैसे कर लोगे बेटा? 4 माइनस 6, 6 माइनस 4 करना पड़ेगा ना, 6 है ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो यही है आपकी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3। ठीक है, तो आपने सिर्फ सीधा देखना है कि 1,3 के साथ रिलेटेड कौन कौन है, और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना। वहां पर एलिमेंट्स आते सिंगल सिंगल, क्योंकि वो एलिमेंट भी इनपुट सिंगल सिंगल दे रहा था। यहाँ पे इनपुट ही खुद ऑर्डर्ड पेयर है, तो यहाँ पर भी ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे। मेरी बात बेटा सबको समझ आ रही है? मुझे वो डी और सी के कॉम्बिनेशन बताने हैं सच दैट उनके बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2। ठीक है, एंड इट्स ऑब्वियस सी छोटा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो 1 से स्टार्ट किया मैंने, सी को 1 पुट किया तो डी हमारे पास 3 आ जाएगा। अच्छा 3,1 आएगा क्या इसमें? 3,1 नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, -2। -2 नहीं आना चाहिए इसके अंदर। ये बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस बता दे रहा हूं जो रिलेशंस के हैं शुरुआत से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आसान सा है, बताना है कौन इसमें बिलोंग कर रहा है। रिलेशन क्या है मेरे पास? a इज इक्वल टू b माइनस 2, a इज इक्वल टू b माइनस 2, जहां पर b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, b इज ग्रेटर देन 6। तो मुझे वो सारी वैल्यू बतानी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। कौन सी सेटिस्फाई करेगी बताओ बेटा? 8,7 करेगी क्या? पुट करके देखो। पहली बात, b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो d तो वैसे ही रिमूव हो गया, d ऑप्शन तो वैसे ही रिमूव हो गया। 2,4 c क्यों नहीं हो सकता बेटा? b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, b a, b में b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो d तो वैसे ही रिमूव हो गया। 8,7 पुट करके देखो बेटा, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं होगा। ठीक है, 6,8 पुट करके देखो, यस इट इज सेटिस्फाइंग, तो बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन सीधा सीधा आपको फॉर्मूला दे रखा था, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था इसका, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का आपको फॉर्मूला लिखवाया था, बुक में दे रखा है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है आपने बेटा। क्या था? 2 raised to the power m into m minus 1, 2 raised to the power m into m minus 1, जहां पे m की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है? 2। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान सा है, फोर्थ भी हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर, देख लेना बाकी छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं एक बार उनको गो थ्रू कर लेना। इसके बाद आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, आसान आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल। 25 भी मार्क करवाई दिया, 26 भी मार्क करवा दिया, 27 भी मार्क करवा दिया है, 29 अभी किया है ऐसा क्वेश्चन हमने, और यहाँ पे साथ साथ इक्विवेलेंस क्लास भी पूछा 2,5 की, तो ऐसे ही निकालनी है। 2,5 इज रिलेटेड टू c, d। ठीक है, और इसमें ऊपर एलिमेंट्स आपको 1 से लेके 9 तक दे रखे हैं, 29 में 1 से 9 तक दे रखे हैं। ठीक है, तो c, d और c के बीच में ऐसे ही रिलेशन निकालना है आपने। गॉट इट? ऐसे ही करके इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 भी कर लेना है एक बार। 34 सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब वाला। ठीक है, जब ये सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं होता है तो हमें क्या देना है? एग्जाम्पल देना होता है। कभी भी आपको कोई चीज गलत प्रूव करनी होता है तो यू हैव टू गिव द एग्जांपल।
तो इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर लो बेटा। 35 अभी हमने कर लिया, 35 भी हो जाएगा। 36 भी बेटा एक बार देख जाना, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 36 के बाद आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 38, ये भी आसान सा, इर्रेशनल नंबर है, x into y इज एन इर्रेशनल नंबर, सिंपल सा दे रखा है आपको। 42nd क्वेश्चन अभी हमने किया है। 43rd भी देख जाना है बेटा एक बारी। px जो है आपका बेटा पावर सेट ऑफ x है, px इज पावर सेट ऑफ x। जिसको समझना है मेरे से दोबारा पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा समझ तो पावर सेट, सेट का पावर सेट पढ़ते थे ना, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है, करोगे समझ आ जाएगी चीज। 44 का पहले वाला पार्ट, 44 का पहले वाला पार्ट, 46, 47, 48, 49, ये सारे के सारे रिलेशंस के क्वेश्चन है। इसके साथ आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन है लाइन वाला, कि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, ठीक है। उस रिलेशन को आपने देखना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। सिमेट्रिक की बात करेंगे तो लाइन 1 अगर परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, तो लाइन 2 भी लाइन 1 के परपेंडिकुलर होगी, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं तो लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, लाइन 2 परपेंडिकुलर टू लाइन 3। तो लाइन 1 और लाइन 3 के बीच में जब आप रिलेशन देखोगे ना, वो दोनों पैरेलल आएंगे, वो दोनों क्या आएंगे, पैरेलल आएंगी। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये सिर्फ सिमेट्रिक है आपका। ऐसे ही कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये रिलेशन आपको दे रखा है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कॉन्ग्रुएंसी का, क्योंकि एक ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होता है ना बेटा, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में क्या देखते हैं, a, b इज रिलेटेड टू r, ये रिलेशन में है आपका, मतलब दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसको रिवर्स भी कर दोगे तब भी तो कॉन्ग्रुएंसी बनी रहेगी, ठीक है। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। सेम तरीके से ट्रांजिटिविटी देखेंगे, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 होगा, तीनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां तक बात समझ आ रही है? तो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस को कल, ठीक है। यहां तक बेटा अच्छे से क्वेश्चंस कर लो सारे आज जाके बच्चे, ठीक है। इस वीडियो को रिपीट में करके देख लेना और इसके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। ये दिखता आसान है पर लिखते टाइम थोड़ी सी हालत बुरी हो जाती है बेटा, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से लिखना सीख जाओ और क्वेश्चन हो गया आपका, और 5 मार्क्स आपके हाथ में है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।